साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्राइम एजेंडा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है जो उत्तराखंड की सियासत को लेकर है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार पर जो संकट के बादल थे वो और ज्यादा गहरा गए हैं। दरअसल विनिमय विधेयक आज सदन में पेश हो रहा था और इस विधेयक के पेश होते वक्त कांग्रेस पार्टी के जो दो धड़े हैं वो आमने सामने आ गए। खबर यह भी आ रही है कि इन दोनों धड़ों में झड़प हुई और कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा कांग्रेस मुर्दाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। यानी दिन भर से कांग्रेस पार्टी जिस एक बात को ढकने की कोशिश कर रही थी उसकी कलई आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर खुलती दिखाई दी। जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी की वो पूरी तरह से साफ हुई है। हम अपने दर्शकों के सामने एक एक स्थिति रखेंगे। विपिन बनियाल के पास हम चलेंगे और उनसे जरा समझेंगे कि इस वक्त सदन के भीतर क्या हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार पर संकट के बादल गहराए हैं। गुटबाजी न केवल सतह पर आई है बल्कि सदन में फैलती दिखाई दी है और दो गुट, कांग्रेस पार्टी के दो गुट आमने सामने आ गए। आमने सामने इस कदर के एक दूसरे से झड़प की खबरें भी आ रही हैं। अब से थोड़ी देर में हमें जरा स्थिति का अंदाजा लगेगा कि यह झड़प कितनी गहरी थी। और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका इस बात को लेकर था कि एक गुट जो है वो कांग्रेस, जो उसकी अपनी पार्टी है, उसके मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था जबकि बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। हम कुछ चीजों से अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। दरअसल 2-3 दिनों से उत्तराखंड में यह घटनाक्रम बड़ी तेजी से चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ नेता और कुछ मंत्री बगावती सुर अपनाए हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में जो असंतुष्ट गुट है उसकी कई बैठकें हुई थी। हालांकि आज जब ये बात सत्ता पक्ष से और खासतौर से सरकार के मुखिया हरीश रावत से पूछी गई तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा किया कि दिल्ली से यह खेल हो रहा था और बीजेपी इस पूरे मामले पर बेनकाब हो गई है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि नहीं, हमारा स्वभाव और चरित्र ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कतई इस तरह से सत्ता हासिल करने के सत्ता लोलुप नहीं रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें एक एक करके खुलती इससे पहले कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है वो सदन में पूरी तरह से साफ हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। सदन में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है। विपिन बनियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में और हम उनसे जरा ताजा अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे उत्तराखंड स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। संजय श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना सिंह चौहान, बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम पहली टिप्पणी जरा मुन्ना सिंह चौहान की ही लेना चाहेंगे। मुन्ना सिंह चौहान साहब, दिन भर तो चीजों को ढकने की कोशिश हो रही थी लेकिन चीजें इस तरीके से बेपर्दा होंगी कांग्रेस पार्टी के भीतर, इसका अंदाजा शायद आप लोगों को भी नहीं रहा होगा। क्या कहेंगे इस वक्त जो कुछ सदन में चल रहा है उसे लेकर? नहीं, देखिए, हम डे वन से इस बात को कह रहे हैं कि हमारी रुचि ना इस सरकार को हटाने में है ना इस सरकार को चलाने में है। लेकिन इस सरकार के अंदर अंदरूनी अंतर्द्वंद, अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी सिरफुटबल और अंदरूनी झगड़े इतने ज्यादा हैं कि ये सरकार को अपने खुद के वजन तले गिरना निश्चित है। और ये जो तमाम सारी बातें हैं इसके मुख्य किरदार मुख्यमंत्री जी खुद है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की सरकार को हरीश रावत लिमिटेड कंपनी बना के रख दिया। उन्होंने उत्तराखंड की सरकार को अपने परिवार की बपौती बना करके रख दिया। आज उनका पूरा परिवार, आज उत्तराखंड में जिस तरीके से 1 दर्जन लोग उनके परिवार के पूरे सत्ता के चारों तरफ घेरा डाल करके बैठ गए, जिस तरीके से आज शराब का घोटाला हुआ, जिस तरीके से खनन का घोटाला हुआ, जिस तरीके से दवा घोटाला हुआ, जिस तरीके से साड़ी खरीद में घोटाला हुआ, जिस तरीके से खनन का घोटाला हुआ, जिस तरीके से खाद्यान्न का घोटाला हुआ, जिस तरीके से पीएमजीएसवाई का 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है जी। तो ये तमाम सारी चीजें मुख्यमंत्री जी ने एक नकाब ओढ़ करके, मुख्यमंत्री जी ने एक दोगली बातें करके
और मैं निरंतर एक बात कहता आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपसे एक बात जोर देकर के कह रहा हूं। जी जी। मैं कुछ समय से निरंतर इस बात को कहता आया हूं कि हरक सिंह रावत जी अपने भ्रष्टाचार को और सरकार की नाकामियों को ढकने के लिए, और इस बजट में भी उन्होंने कहा, मैंने कहा था, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग के सहारे प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने गाड, गरेदा, घराट, गांव, गंगा, गौ, गौशाला, गोबर, ये तमाम सारे जुमले गढ़ करके उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। लेकिन जो पर्दे के पीछे की हकीकत थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और आज कांग्रेस के अंदर ये तमाम सारे विधायक जो ये मानते हैं कि हरीश रावत जी के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं ये उनको चुनाव में महंगे पड़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल करके मैदान में उतर करके आ गए, क्योंकि उन सबको चुनाव में जाना है। हम देवन से एक बार और कहते आए, मुन्ना सिंह जी हमारे साथ विपिन बनियाल जुड़ चुके हैं, उनके पास ताजा स्थिति के लिए जाना चाहते हैं सर। अंदर ये घबराहट पैदा होगी। मुन्ना सिंह जी, विपिन बनियाल हमारे संवाददाता विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताजा स्थिति के लिए हम उनका रुख करना चाहते हैं, लेकिन इस सवाल के साथ कि जब इतनी सारी चीजें और इतना सारा प्रेडिक्शन भारतीय जनता पार्टी जानती थी, तो फिर राजनीतिक तौर पर आप लोग क्या कर रहे थे? क्या हरीश रावत सरकार के लिए एक मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे आप लोग? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। यदि हमने इसमें किसी प्रकार का इनिशिएटिव लिया होता तो आज हमारे ऊपर ये तोहमत आती कि हमने इस सरकार को, जिसको खुद के वजन तले गिरना है, हमने इसको डिस्टेबलाइज करने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने देश के अंदर कभी भी किसी निर्वाचित सरकार को डिस्टेबलाइज करने का काम नहीं किया। कोई कांग्रेस भारी भरकम बहुमत लेकर के नहीं आई थी, इनमें और हमारे बीच में 1 सीट का अंतर था। हम 31 में थे, 32 में थे, लेकिन हमने हाई डेमोक्रेटिक मॉरल स्टैंडर्ड सेट करते हुए कांग्रेस को मौका दिया कि आप सरकार बनाइए और सरकार चलाइए, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी तो इनकी है। तो इसलिए हम इंतजार करते थे इस बात को, और हम हमेशा कहते थे कि हमें इस सरकार को गिराने, डिस्टेबलाइज करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस सरकार को तो अपने करतूतों के कारण जाना निश्चित है, इस सरकार को अपनी मौत मरना निश्चित है। ठीक है सर, हम आते हैं आपके पास एक बार, जरा हम विपिन बनियाल के पास जाएं। विपिन आते हैं, मुन्ना जी आते हैं, हम आते हैं सर आपके पास, दोबारा रुख करते हैं उत्तराखंड में। इस वक्त जो सियासी तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प है, हम लंबे वक्त तक आपसे बातचीत करेंगे, पूरा 1 घंटा हमारे पास है। विपिन, इस वक्त क्या स्थिति है वहां? जी देखिए राजीव जी, जैसे ये उत्तराखंड के इतिहास की अगर बात की जाए तो एक असाधारण दिन है, एक अभूतपूर्व घटना आज के दिन हुई है, जबकि पहली बार 15 साल के भीतर जो बजट पारित होते वक्त जो मत विभाजन की एक मांग थी, मत विभाजन की मांग भले ही स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने खारिज कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जैसी स्पीकर सदन से निकलने को है, उसी वक्त जो कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उन्होंने कांग्रेस जो सत्ता पक्ष है उसके 9 विधायकों के साथ लेकर वो बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि बीजेपी इस बात का विरोध करने लगी थी कि मत विभाजन की उनकी मांग को क्यों स्वीकार नहीं किया गया है स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के स्तर पर। तो जाहिर तौर पर जब वो विरोध कर रहे थे तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के साथ ही पूर्व सीएम विजय बहुगुणा हो गए, सतपाल महाराज जी की धर्मपत्नी जो कि रामनगर की विधायक हैं अमृता रावत, ये सब जो एक पहले से ही जो हरीश रावत के विरोधी गुट के माने जा रहे थे कांग्रेस के भीतर, और जिनकी आवाज जो लगातार बहुत प्रभावी ढंग से नहीं उभर पा रही थी, उनको आज इस तरीके से एक बड़ा दांव खेलने का मौका मिला और हरक सिंह रावत ने सबको लाके वेल में बीजेपी के साथ रहे। और इससे बड़ी जो एक तख्ता पलट की जो जिस चीज के हम आज गवाह बने वो अपने आप में एक अलग सी बिल्कुल स्थिति है, बिल्कुल अभूतपूर्व स्थिति इसलिए है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी के साथ बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे सीधे तौर पर। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निश्चित तौर पर यह रही कि जो पीडीएफ जो इस समय हरीश रावत सरकार को समर्थन कर रही थी, उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की हाथापाई हुई, और जो हरीश रावत के जो समर्थक विधायक हैं इस हाथापाई की नौबत क्यों आई? इस हाथापाई की नौबत क्यों आई? क्या नैथानी साहब हरक सिंह रावत जो नारे लगा रहे थे उसका विरोध कर रहे थे या कोई और स्थिति थी वहां? निश्चित तौर पर पीडीएफ कोटे के जो मंत्री प्रसाद नैथानी है, उनके हाल के दिनों में हरीश रावत जी के साथ काफी नजदीकी रही थी, और जो मंत्री प्रसाद नैथानी हमेशा से इसलिए भी खटकते रहे क्योंकि चुनावी भी एक अदावत रही है डॉक्टर हरक सिंह रावत और मंत्री प्रसाद नैथानी के बीच में। और जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को ला के उन्होंने अपने समर्थन में खड़ा करने की कोशिश करी सदन के भीतर, का उन्होंने विरोध किया था। तो सबसे पहले हरक सिंह रावत की जो गुस्सा जो है वो पहले हेमेश खरगवाल जो कि हरीश रावत के बहुत करीबी विधायक माने जाते हैं, और
पुराने संघर्षों के साथी माने जाते हैं, उनके साथ उनकी बहुत अभद्रता वाली स्थिति पेश आई और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी के साथ सबके सामने हाथापाई की भी एक स्थिति वहां पर निश्चित तौर पर बनी। तो अब जो स्थिति है हम कह सकते हैं राजीव जी की तकनीकी तौर पर भले ही कह दे, क्योंकि पीठ मत विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया था, तो कहा जा सकता है कि तकनीकी तौर पर सरकार गिरी है नहीं गिरी है इसका अभी एक विवेचना होनी बाकी है। लेकिन जो स्थिति है, जो एक साफ सी स्थिति ये है कि जब बजट पारित होता है उस वक्त जो संख्या बल है वो बहुत काउंट करता है। अगर सत्ता पक्ष उसको बजट को मत विभाजन के समय अगर उसको पास नहीं करा पाता है, उसमें अल्पमत में आता है, तो सरकार गिरने की एक व्यवस्था रही है, एक इस तरीके का नियम रहा है। और अगर हम उस तरीके से देखें तो उस तरीके से इस वक्त हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि गिर गई है। अब निश्चित तौर पर लगता है कि अगले कदम के तौर पर जो एक संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए जो बीजेपी है वो निश्चित तौर पर राजभवन का दरवाजा खटखटाएगी। और ये भी बिल्कुल साफ हो गया है राजनीतिक परिदृश्य, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट हैं या जो भी बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडरान हैं, उन लोगों ने हरक सिंह रावत को आगे किया है। यानी कि सीधे तौर पर अगर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो जो कांग्रेस के जो बगावती गुट है जिसको बीजेपी स्थिति है वो उनको आगे करके निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत को सीएम के तौर पर आगे किया जा सकता है। तो ठीक है विपिन, ये जो 9 विधायक हैं इनके नाम आप बता सकते हैं क्या? ये जो 9 विधायक हैं, हरक सिंह रावत जिन 9 विधायकों के साथ नारे लगा रहे थे उनमें किन किन के नाम शामिल हैं विपिन? जी देखिए प्रमुख तौर पर जो 9 विधायकों के साथ होने की बात कही है उसमें हरक सिंह रावत शामिल है, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा जो कि सितारगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो शामिल है, रामनगर की जो विधायक है अमृता रावत वो शामिल है, रायपुर के जो विधायक है उमेश शर्मा वो शामिल है और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल वो शामिल है। इसके अलावा कई और विधायक जो 9 का जो एक आंकड़ा बताया गया है, जो प्रमुख तौर पर प्रदीप बत्रा जो विधायक है कांग्रेस के वो शामिल है। निश्चित तौर पर सुबोध उनियाल जो की विजय बहुगुणा के शार्प शूटर माने जाते रहे हैं और जिनके कैबिनेट मिनिस्टर बतौर ताजपोशी के लिए विजय बहुगुणा बाकायदा एक अभियान छेड़े रहे हैं, वो निश्चित तौर पर साथ में थे। तो 9 विधायकों का जो हरक सिंह रावत ने मीडिया से जो बातचीत की वहां पे उसने 9 विधायकों का साथ होने की बात कही है और सरकार के गिरने वाली जो स्थिति थी उसको सामने रखा है। विपिन, हम जानना ये चाहते हैं इससे पहले कि हम पैनल पर लौटे सवालों को लेकर के फिलहाल स्थिति वहां क्या है? नारेबाजी के बाद ठीक है, हरक सिंह रावत ने खुलेआम सदन में अपने समर्थित विधायकों के साथ वहां नारेबाजी की, बीजेपी खेमे में वो खड़े हुए और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके आगे की स्थिति कुछ बनी है या अभी नहीं बनी है? क्योंकि अब जो निगाहें हैं वो राजभवन की तरफ हैं। फिलहाल क्या हलचल है वहां, ये बताइए। राजीव जी देखिए, जो सदन स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल उसको सदन को स्थगित कर चुके हैं भले ही, लेकिन जो सदन के भीतर है वहाँ बीजेपी के विधायकों का जमावाड़ा है, जो कांग्रेस के बागी जितने विधायक हैं उनका जमावाड़ा है। हरक सिंह रावत इस समय सदन के भीतर है, वहां पर धरने की स्थिति में बैठे हैं। और जो बाहर विधानसभा परिसर का दूसरा जो क्षेत्र है वहां पर अगर देखें बात, तो कांग्रेस और भाजपा के जो गुट है, जो कार्यकर्ता हैं, जो काफी संख्या में आज शाम से ही वहां पे जुटना शुरू हो गए थे, उनके बीच में एक संघर्ष की सी स्थिति बन रही है। निश्चित तौर पर पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, दोनों तरफा से नारेबाजी हो रही है और बहुत एक संवेदनशील सी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मतलब ये नारेबाजी अभी भी चल रही है विपिन, ये नारेबाजी अभी भी हो रही है? जी लगातार नारेबाजी चल रही है। और मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने समर्थक विधायकों के साथ धरने पर बैठे हैं? जी नहीं, जो हरक सिंह रावत हैं वो विधानसभा के जो हरीश रावत इस वक्त धरने पर बैठे या सदन छोड़कर चले गए? जी हरीश रावत जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त सदन में मौजूद हैं, धरने पर हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरी घटना पर? जी निश्चित तौर पर जब मत विभाजन की मांग खारिज की थी स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने, उसको खारिज करके जैसे उन्होंने हंगामा बढ़ता देखा तो गोविंद सिंह विपिन आते हैं आपके पास। उमेश अग्रवाल बीजेपी नेता कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। संवैधानिक उसकी अवहेलना हुई है और मैं समझता हूँ कि आज इस प्रकार से जो सदन उत्तराखंड की सरकार चला रही है ये पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके से हम इसका विरोध करते हैं। अजय भट्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय भट्ट तुम संघर्ष करो, हम जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन आप अपनी बात पूरी करें, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई टिप्पणी अभी तक आई है कि नहीं आई है? अभी बिल्कुल किसी सत्ता पक्ष के किसी भी नेता की तरफ से कोई वो स्थिति नहीं आई है और मुख्यमंत्री हरीश रावत
विधानसभा के भीतर ही मौजूद हैं, लेकिन अभी वो अपने जो साथी लोग हैं उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरा तरीके से देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो सत्ता से बेदखली की जो एक स्थिति होती है, निश्चित तौर पर जो एक जब सरकार के गिरने की सी स्थिति होती है या उस पर जो एक भयानक संकट मंडराने वाली जो स्थिति होती है, उस तरीके का एक पूरा माहौल बना हुआ है। और निश्चित तौर पर अब बड़ा विमर्श की एक आवश्यकता इस समय आन पड़ी है, विमर्श की समीक्षा करने की आवश्यकता आन पड़ी कि इन स्थितियों में क्या होगा। जो निश्चित तौर पर अब सरकार का जो विश्वास है, जो विश्वास मत वाली बात है, वो इस समय सरकार खो चुकी है। लेकिन जो उसकी तकनीकी चीजें हैं संसदीय कार्यप्रणाली में, वो किस तरीके से सारी चीजें होंगी सामने, इसके लिए थोड़ा सा वक्त करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। यानी जो निगाहें हैं वो तीन तरफ टिकी हुई हैं। सबसे पहली तो ये कि हरक सिंह रावत नारेबाजी के बाद और खुले विरोध के बाद अब क्या अगला कदम उठाते हैं, क्या वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद राजभवन जाते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, अब उनका बयान बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा राजभवन का रुख अब क्या रहता है। अब जरा हम अपनी डिबेट पर लौटते हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले तो हम संजय आपके पास आना चाहेंगे, इस पूरी स्थिति को हम जरा किस नजरिए से देखें। क्या ये माना जाए कि वो जो वर्षों की नाराजगी थी, वो जो भीतर एक पीड़ा घुल रही थी, आज वो लगभग सपाट तौर पर निकलकर सामने आ गई। हरक सिंह रावत ने खुले तौर पर जो विरोध किया, उसने प्रदेश में न केवल संवैधानिक संकट पैदा किया, बल्कि उन पुरानी चीजों को भी ताजा कर दिया जो उत्तराखंड की सियासत की गवा रही हैं। राजीव जी, हरक सिंह रावत का इतिहास बड़ा उल्टा पुल्टा रहा है। ये कई पार्टियों से होते हुए कांग्रेस में पहुंचे हैं और जब से कांग्रेस में है, कांग्रेस को ये परेशान करते रहे हैं। आज विपक्ष, जैसा मुन्ना सिंह जी ने कहा कि आज विपक्ष गिराने की स्थिति में नहीं था, लेकिन विपक्ष का जो रुख हुआ, जिस तरह से विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये दिखाया कि वो सरकार गिराना चाहते हैं, उनकी जरूरत थी ही नहीं। क्योंकि हरक सिंह रावत ये जो दो चार लोगों के साथ ये प्रयास कर रहे थे, वह कांग्रेस के लिए ही खुद ही घातक साबित हो रहे थे। जो एक समीकरण है, एक गणित है, उस गणित में कहीं से भी सरकार गिरने की स्थिति में अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये पूरी लड़ाई हरक सिंह रावत ने जिस तरह से सदन में किया है, पूरी लड़ाई आपने देखा होगा, विजुअल में दिखाई दे रहा है। हरक सिंह के लोग मंत्री प्रसाद नैथानी से लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो भाजपा और कांग्रेस की थी, ये कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई होकर रह गई है। तो इसमें इस समय सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस छोटे से राज्य के लिए हरक सिंह जैसा आदमी अगर इस तरह की गलती या इस तरह की चीजों को किया है, तो वह इस राज्य के लोग क्या उसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, सरकार गिरती है, बनती है, कौन सरकार बनाएगा वो अलग चीज है, लेकिन इस छोटे से राज्य के लिए क्या यह अच्छी चीजें हैं? इसमें मुन्ना सिंह चौहान जी भी बताएंगे। और तकनीकी रूप से सरकार को क्या फायदा है, क्या नुकसान होना है, मैं आपको बता दूं। सरकार के पास 36 का आंकड़ा अपना कांग्रेस का है, साथ में 6 और हैं, 42 हैं, 28 भाजपा के पास है। कौन सी गणित सरकार गिराने में काम देगी, वह गणित अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। हरक सिंह के पास मान लीजिए एक दर्जन लोग भी हैं, तब भी सरकार कहीं से कटघरे में नहीं आती। एक दर्जन आदमी जाके भाजपा से मिलकर हरक सिंह सरकार नहीं बना लेंगे। सरकार बनाने के लिए भी दो तिहाई बहुमत चाहिए, 2 तिहाई कांग्रेस के विधायक चाहिए। लेकिन जो इन्होंने किया, और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे भी विपिन जी कह रहे थे कि विधानसभा का स्थगन घोषित हो चुका था, विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को स्थगित कर दिया था। उसके बाद अगर उन्होंने ये दिखाया है, तो इस चीज को पूरा आप मान के चलिए, ये कांग्रेस पार्टी में अपना दबाव, ब्लैकमेलिंग करने की ये राजनीति टैक्ट अपनाया है। अब ये क्या करेंगे? ये सारे मिलके कांग्रेस हाईकमान के पास दुहाई देंगे कि हरीश रावत को हटाया जाए, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये चीजें अभी तक जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, वही पिक्चर देख के तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस में दबाव बना के हरीश रावत को हटाना चाहते हैं। ठीक है, यानी आंकड़ों का अगर जिक्र किया जाए, आंकड़ों का हवाला दिया जाए संजय, तो स्थिति यह है कि कुल 71 सीटें उत्तराखंड में, कांग्रेस के पास 38, बीजेपी की 27, बीएसपी के 2, उत्तराखंड क्रांति दल की 1। निगाहें हरक सिंह रावत के
अगले मूवमेंट पर। मुन्ना जी, सवाल यह कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत बीजेपी के समर्थन में सदन में नारे लगा रहे थे, बीजेपी का रुख उनको लेकर क्या है? क्या उनके साथ या उनके समर्थित विधायकों के साथ आप राजभवन का रुख करेंगे? राजीव जी, जरा 2-3 बातें इसमें समझने की जरूरत है। राजभवन संवैधानिक मुखिया है, प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा तो राजभवन के चौखट पर तो मसला जाएगा ही। लेकिन जरा इससे ज्यादा और समझने की जरूरत है। इसमें कुछ अभूतपूर्व चीजें हुई। जो हाउस के स्पीकर है कुंजवाल साहब जी, मैं हमेशा उनके बारे में यह कहता रहा कि वो बहुत दोगलेपन के साथ बात करते आए हैं। जब तक विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे तब तक वो रोज चिट्ठी लिखते थे, सरकार को कटघरे में खड़े करते थे। जिस दिन उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आ गए, उनके जबान पे ताला लग गया। वो बड़े गंगा स्नान करके आकर के बैठ गए। आज उनका जो आचरण हाउस के अंदर रहा, सबसे पहले मैं स्पीकर के आचरण को कटघरे में खड़ा करूंगा। हाउस के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मनी बिल को पास करना, और विनियोग विधेयक सबसे महत्वपूर्ण मनी बिल है जो पूरे साल भर के लिए बजट का पारण है। यह सामान्य प्रक्रिया मैंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में स्पीकर तो नहीं रहा हूं, लेकिन 5-6 साल तक मैं लगातार अधिष्ठाता रहा हूं, पैनल चेयरमैन रहा हूं जी। उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में भी पैनल चेयरमैन रहा हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पैनल चेयरमैन रहते हुए दर्जनों बार तो लॉबी डिवीजन और मत विभाजन का विनिश्चय मैंने पीठ से किया है। यह सदस्यों का अधिकार है कि यदि वो वॉइस वोट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो लॉबी डिवीजन की बात करें, वो मत विभाजन की मांग करें। ठीक। और स्पीकर इतने बेईमानी पर उतर आए, इतने पक्षपातपूर्ण आचरण में उतर आए कि सदन द्वारा लॉबी डिवीजन और मत विभाजन की मांग करने के बाद भी विभाजन को विनिश्चय ना करें, विभाजन की अनुमति ना दें, तो ऐसा व्यक्ति स्पीकर पद पे बने रहने लायक नहीं। वो अपनी विश्वसनीयता उन्होंने खो दी है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया, जब मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मत विभाजन का विनिश्चय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पायलटेड व्यापार कर विधेयक इंट्रोडक्शन पे गिर गया बहुमत के अभाव में। लेकिन स्पीकर ने, मैंने अधिष्ठाता होते हुए निष्पक्षता का परिचय दिया। तो स्पीकर तो बहुत बड़ी चीज है। कुंजवाल साहब ने आज अपने गरिमा से गिर करके आचरण किया है, जिसके लिए उनको माफी नहीं दी जा सकती। उनको अधिक अपने आप को आगे स्पीकर बना रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुन्ना सिंह जी, दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, स्पीकर की भूमिका, इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे सर, लेकिन अभी तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने सदन के भीतर आपके पक्ष में खड़े होकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए, हमें सर ये बताइए, उत्तराखंड के दर्शकों को ही बताइए कि आप लोगों की कोई तो शय रही होगी ना, उनको कोई तो एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी ना, कोई तो भरोसा रहा होगा ना, जिसके चलते ये पुल, ये ब्रिज तैयार हुआ। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं। देखिए, इस 15 दिन की मैं बात करूं, मैं उत्तराखंड में पार्टी का प्रवक्ता हूं। इस 15 दिन में मैंने 3 पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और तीनों पीसी में मैंने प्रमुखता से सवाल को उठाया कि कैबिनेट और मुख्यमंत्री, ये संविधान के अनुच्छेद 164 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामूहिकता का अभाव इस सरकार में डे 1 से है। मुख्यमंत्री और मंत्री अलग अलग रास्तों पर है। सामूहिकता के अभाव का इस्तेमाल आप लोगों ने किया। मुख्यमंत्री के निर्णयों को झूठा। मुन्ना सिंह जी, सर सवाल भी लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सामूहिकता का अभाव है, जिस अभाव को आप लोग पढ़ रहे थे हरक सिंह रावत के तौर पर, जो सामने आपके दिख रहा था, उसका इस्तेमाल आप लोगों ने किया, विपक्ष ने किया, ये कहते हुए कि साहब हम सत्ता लोलुप नहीं है, हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, हमने तो 5 साल पहले इनको सत्ता दे दी थी जबकि फासला बड़ा कम था। नहीं,
फिर हरक सिंह रावत कैसे सदन में खड़े होकर नारे लगाने लगे? अगर बीजेपी की ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही थी, मुन्ना सिंह जी, अगर बीजेपी की ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही थी तो वो कैसे अपने समर्थित विधायकों के साथ सदन में फ्लोर पर आकर, वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे और बीजेपी जिंदाबाद कर रहे थे? अगर आपका समर्थन नहीं था तो आप लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इसके हमारे समर्थन का विषय ही नहीं है। हम तो डे वन से कह रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं, हमसे इसका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, वो उनकी आलोचना करें, उनके अंदरूनी झगड़े हैं मुन्ना सिंह जी, सर उनके झगड़े हैं, उनके झगड़े में आपकी जिंदाबाद क्यों हो रही है? सुनिए, उनके आपस के झगड़े में मुन्ना सिंह जी आपकी जिंदाबाद क्यों हो रही है? और अगर होती है तो फिर हम इसे सियासी चश्मे से क्यों नहीं देखें? फिर हम इसे बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों न समझें? देखिए, इसको आप इस तरह समझिए कि राज्य को चलाने की जिम्मेदारी सबकी है। कहीं ना कहीं लोगों को राज्य के प्रति अपनी आस्था है, राज्य की व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट को नहीं चला पा रहे हैं, जो उसकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। मुन्ना सिंह जी, ये सवाल तो हम मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर को रीड नहीं कर पा रहे हैं। आपका कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, ये तो मुख्यमंत्री हमें मिलेंगे तब हम उनसे पूछेंगे। हम तो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान, जो पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं, खुलकर बोलते हैं कि क्या वाकई आप लोग हरक सिंह रावत के कंधे के ऊपर रखकर बंदूक चला रहे हैं? क्यों हरक सिंह रावत सदन के भीतर बीजेपी जिंदाबाद कहते हैं? हरक सिंह रावत और उनके समर्थित विधायक और बीजेपी के बीच में कौन सी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसके चलते ये पूरा ड्रामा हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, बस संजय, हरक सिंह रावत जी की अगुवाई में आज कांग्रेस के जिन विधायकों ने, जिन सदस्यों ने बगावत का झंडा बुलंद किया, वो लोग आपके संपर्क में थे, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। वो कांग्रेस के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और आपकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस ने उनकी आवाज को दबाने का काम किया, कांग्रेस ने उनकी इच्छाओं के विपरीत उनके ऊपर थोपने की बात कही गई है। और आप उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे? लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, आप उनकी इच्छाओं को क्या आने वाले दिनों में पूरा करेंगे? और नहीं, निश्चित रूप से उत्तराखंड के हित में यदि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, यदि कांग्रेस की मनमानी के खिलाफ, यदि मुख्यमंत्री के दोगलेपन के खिलाफ, यदि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ, यदि मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश को लूटने का एक एजेंडा तैयार कर रखा है, अली बाबा और 40 चोर का जो अच्छा मुन्ना जी, एक सीधा सवाल पूछ ले, यदि उसके एक सीधा सवाल पूछ ले संजय के पास जाने से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना सिंह चौहान साहब, एक सीधा सवाल पूछ ले सर आपसे, एक सीधा सवाल, हम संजय के पास जाएं इससे पहले, वो ये कि वैसे तो आंकड़े अभी गवाही दे नहीं रहे, लेकिन अगर इसकी नौबत आई तो क्या बीजेपी हरक सिंह रावत का नेतृत्व उत्तराखंड में स्वीकार करने के लिए तैयार है? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी का इस एपिसोड से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। इसके बावजूद आपकी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पार्टी जिम्मेदार, आपका लेना देना कुछ नहीं, लेकिन हरक सिंह रावत जिंदाबाद बीजेपी की कर रहे हैं सर। उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड के सरोकारों की हिफाजत करना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नहीं? उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नहीं अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो? भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तय करेगी कि उस परिस्थितियों में क्या निर्णय करना है। ये निर्णय टीवी चैनल की स्टूडियो में बैठ करके नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बिल्कुल नहीं हो सकता मुन्ना सिंह चौहान जी, लेकिन टीवी स्टूडियो में या टेलीविजन पर यह तो दिखता है कि सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है। टेलीविजन पर इसकी तस्वीरें तो दिखती हैं कि कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत कैबिनेट मिनिस्टर अपनी पार्टी को मुर्दाबाद कहता है और विपक्षी पार्टी को जिंदाबाद कहता है। हरक सिंह रावत की राजनीतिक पृष्ठभूमि से सभी वाकिफ हैं, पूरा प्रदेश वाकिफ है। आखिर वो कौन सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और बीजेपी क्या वो महत्वाकांक्षा पूरा करने जा रही है? ये सारे सवाल तो सर उठते हैं। हम आते हैं मुन्ना सिंह जी आपके पास, जरा हम एक बार संजय के पास जाना चाहेंगे। संजय, वो कौन सी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जो इसके पीछे काम कर रही है? राजीव जी, सबसे पहले मुन्ना सिंह चौहान जी को ये याद दिला दिया जाए कि 2007 से 2012 भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे राज किया।
5 वर्षों में इनके मुख्यमंत्री बदले भी गए, दोबारा भी आए। इन पूरे 5 वर्षों में हमेशा सामंजस्य का अभाव रहा मंत्री और मुख्यमंत्री का। तो उत्तराखंड में ये नई चीज नहीं थी कि हरीश रावत के सरकार में पहली बार ये चीज दिखाई दी हो, नंबर 1। नंबर 2, मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि भाजपा, आज वहां पे भाजपा ने विरोध नहीं दर्ज कराया, लेकिन भाजपा के सह पर कांग्रेस का एक पूरा गुट भाजपा की जिंदाबाद कर रहा है। तो इसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। भाजपा की ताकत नहीं दिखाई दी, भाजपा में इतनी हिम्मत किसी ने नहीं की कि सामने फ्लोर पे आके वो मांग करे और ये चीजें रखे। उन्होंने यूज किया, आपने एकदम सही कहा, उन्होंने हरक सिंह रावत जैसा मोटी बुद्धि के आदमी का पूरा उपयोग किया और उसको सामने रख के इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पूरा झंडा खोल दिया है। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं संजय, हम उनसे अपने दर्शकों को राजीव रूबरू जी। करा दें। आरोप प्रत्यारोप दरअसल लग रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि बजट पास हो गया है और सरकार पर किसी तरह का संकट का बादल नहीं है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि बजट अभी पास नहीं हुआ है। सबके बीच जो डेवलपमेंट है वो हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड की राजनीति और सियासी समझ के दिग्गज माने जाते हैं। लखेड़ा साहब, बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में सर आपका। ये जो ताजा स्थिति है उत्तराखंड में लखेड़ा साहब कि कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत अपनी सरकार की आलोचना करें, सदन के भीतर खड़े होकर मुर्दाबाद के नारे लगाएं और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाएं, सर ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है, ये जो यू टर्न की एक सीरीज है, इसे किस नजरिए से आप देख रहे हैं सर? देखिए, इसके लिए बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पिछले 4 साल से हम कह सकते हैं कि एक कमजोर विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी। और कांग्रेस जो सरकार चल रही थी, वो कांग्रेस की जो सरकार है वो तलवार की धार पर वो सरकार चल रही थी। और उसका जो संकट ये था कि संकट विजय बहुगुणा को हटाने के बाद उसका एक संकट थोड़े दिन के लिए सुलझा हुआ था। और क्योंकि हरीश रावत बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बड़े मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन जो उम्मीद हरीश रावत से लोगों ने लगाई थी पिछले 1.5 साल 2 साल से, जब से उनकी सरकार है 1.5 साल से जी, तो जो लोग बड़ी जैसे उम्मीद करते थे, मेरे जैसे लोग उनसे बड़े उम्मीद करते थे, वो हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, और उनसे जो उम्मीद थी कॉमन लोगों की, तो वो लोग बहुत निराश हुए उनसे। उनको लगता था कि वो कोई महाबली बनकर के उत्तराखंड की राजनीति में आएंगे और वो कुछ पलट देंगे। जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड राज्य बना है उन उद्देश्यों की वो पूर्ति करेंगे, पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पहाड़ के 10 जिले आबादी शून्य होने जा रहे हैं। उत्तराखंड के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, इन सबको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने पूरे उत्तराखंड को 15 साल में 3 जिलों का राज्य बना के छोड़ दिया। ये एक तो ये हालत है। और हमेशा कांग्रेस के अंदर एक होता है, इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस की एक भूमिका है देश के अंदर। और कांग्रेस में जब नेता के अंदर जिताने की क्षमता खत्म हो जाती है, दोबारा वोट प्राप्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसको उस नाव को छोड़ करके लोग भागना शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो आज हालात है, जो स्थिति है, वो स्थिति इसी की ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस एक उत्तराखंड में एक डूबती हुई नाव है। ये आज ये सरकार, हरीश रावत जी की सरकार आज बच जाएगी, ये कल बच जाएगी, परसों बच जाएगी, लेकिन 10 दिन बाद कैसे बचेगी? अभी 1 साल तक 2014 मार्च में सरकार बनी थी। इस सरकार को अभी 2012 मार्च में बनी थी, अभी सरकार का पूरा 1 साल बचा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है, और लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि कोई भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत दूध की धुली हुई है, बहुत अच्छा काम किया उसने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से 3 साल से विपक्ष में है, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। हरीश रावत और कांग्रेस की सरकार आई थी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको बंद करेंगे, जेल डालेंगे, मुकदमा चलाएंगे। वो भ्रष्टाचार को ढकने के लिए पिछली जो बहुगुणा सरकार थी उसने भी यही काम किया। और रावत जी ने तो उसको भ्रष्टाचार का ऐसा घालमेल मचाया कि जितने इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरे पास सबूत है, इनके
8 IAS ऑफिसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस है। लेकिन ये जो रावत जी की जो गवर्नमेंट है ये भ्रष्टाचार को ढकने के लिए रात दिन जुटी हुई है। तो इनको बीजेपी के अगर भ्रष्टाचारी लोग हैं ये उनको क्यों नहीं एक्सपोज किया इन्होंने? ये बेसिकली क्या है, मैनेज करना चाहते हैं, माफिया को मदद पहुंचाना चाहते हैं, कैसे ये माफिया को मदद पहुंचाएं। और मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस के पास ये आखिरी मौका था कि उसके पास हरीश रावत जैसा अनुभवी नेता था, जिसके पास जो पूरे पहाड़ की समझ जिनके अंदर है। लेकिन अगर वही हरीश रावत जी ये कहें कि उत्तराखंड 3 जिलों का राज्य बन गया है, तो फिर तो इस राज्य का भगवान ही मालिक है। फिर तो ये है कि ये जो आज के जो हालात है मेरी समझ से, ये एक ज्वालामुखी था, ये ज्वालामुखी नीचे से बन रहा था। और अगर हरीश रावत जी को ये पता नहीं था तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ी मूर्खतापूर्ण स्थिति होगी उनके लिए। और ये बड़ा मौजूद सवाल आंखें मूंदे हुए थे। ये जरा मौजूद सवाल है, हम इस सवाल को लेकर संजय के पास जरूर जाना चाहेंगे। संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतना सब कुछ पक रहा था, क्या बतौर मुख्यमंत्री, चूंकि अभी लखेड़ा साहब भी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के पास वो एक ऐसे तुर्प के पत्ते के तौर पर थे, अभी भी हैं, जिसे इसलिए फेंका गया था उत्तराखंड की सियासत में कि साहब कुछ बड़ा कल्याण होगा, एक बड़े महाबली की परिकल्पना थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाते ही हम काफी सारी समस्याओं पर काबू पा लेंगे। लेकिन वो दिवा स्वप्न ही साबित हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि सियासत का एक ऐसा खिलाड़ी हरीश रावत के तौर पर इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है? हरक सिंह रावत, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, एक मिनिस्टर क्या कर रहा है और कहां पॉलिटिकल फील्डिंग लगा रहा है, यह मुख्यमंत्री को पता ही न चल पाए। और पता तब चले जब सदन में आकर सीधे नारे लगने लगे। देखिए राजीव जी, ये तो सही बात है। 2000 में जब राज्य बटा तो जब बटने के बाद नया राज्य उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश, यही उत्तर प्रदेश से जब ये राज्य अलग होता है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज तक नहीं आ पाई। लेकिन 2002 में जब उत्तराखंड में चुनाव होता है तो इसी हरीश रावत की मेहनत पे कांग्रेस यहाँ सत्ता में आती है। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरीश रावत ने उत्तराखंड में जमीन पे धरातल पे काम नहीं किया, इन्होंने बड़ी नीचे से काम किया। लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसका आकलन बड़े बड़े नहीं कर पाते। पिछले काफी समय से ये देखने को आया है, चाहे वो हरक सिंह रावत रहे हो, चाहे इंदिरा हृदयेश रही हो, चाहे इनके और भी मंत्री रहे हो, वो हमेशा गाहे बगाए हरीश रावत के कामों को लेकर विजय बहुगुणा ने भी बार बार टारगेट पे किया है। लेकिन कांग्रेस ये गलत फहमी में हमेशा रहती है कि हाई कमान का डंडा इनको डरा के रखेगा और बांध के रखेगा। और वह चीज आज दिखाई दे गई कि इनको उस गलत फहमी से निकलना पड़ा। ये इस गलत फहमी में थे कि इनके लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, भाजपा विरोध करेगी, इनके लोग सपोर्ट करेंगे। हो उल्टा गया, भाजपा ने सपोर्ट किया, इनके लोगों ने विरोध कर दिया। तो ये जो एक कांग्रेस के आला कमान का, हाई कमान का डंडा था, वह डंडा का डर खत्म हो गया है। अभी अभी समाचार मिलने को आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के सारे विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया गया है। अब आप बताइए, यहां पे सारे प्रकरण यहां पे हो रहे हैं, डंडा ऊपर से चलाया जा रहा है। तो हरीश रावत भी उसी गलतफहमी के शिकार हुए होंगे कि भैया सारी चीजें ऊपर से मैनेज हो जाएंगी, लेकिन आखिरकार वो मैनेज नहीं हुई। जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि सामने भाजपा को रहना चाहिए था, पीछे से ये लोग सपोर्ट करते, लेकिन एकदम जो उल्टा देखने को पहली बार मिला है कि सामने से ये लोग आए हैं, भाजपा ने सपोर्ट किया है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसके लिए उत्तराखंड सही नहीं है। उत्तराखंड सही नहीं है। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान साहब, ये जो खबर आ रही है कि सरकार कह रही है बजट पास हो गया, जबकि विपक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि नहीं साहब बजट अभी पास नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि स्पीकर साहब ने बहुत पार्टीशन व्यू पॉइंट लेकर के, बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करके और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल, ही होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और अपने संवैधानिक मर्यादाओं को, इसे हम विधानसभा में, लोकसभा में हम इसे विक्रमादित्य का आसन कहते हैं। हम कोट किया करते थे राजश्री पुरुषोत्तम टंडन की बात को, जिन्होंने कहा था कि मुझ में अविश्वास व्यक्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन एक व्यक्ति, एक सदस्य सदन में कहेगा कि मेरा आप में विश्वास नहीं है, उसे मैं अपने विरुद्ध अविश्वास मानूंगा। लेकिन आज गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने
मैंने पहले से ही कहा कि ये बहुत डबल स्टैंडर्ड पर्सनालिटी है, बहुत हॉलो पर्सनालिटी है, दोगली बात करते थे। जब तक बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर रहे ये रोज उपदेश बांटा करते थे। जिस दिन से हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर बने इनके जबान पे ताला लग गया, लेकिन मैं उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हाउस का जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसकी मर्यादाओं का इन्होंने उल्लंघन किया। ये स्पीकर का कर्तव्य है कि मनी बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल पर हाउस यदि डिवीजन मांगता है तो डिवीजन अलाउ किया जाए। मुझे जैसे अदने आदमी ने केवल अधिष्ठाता रहते हुए 1 दर्जन बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डिवीजन अलाउ किया और जिसमें सरकार का बिल पराजित भी हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं हरीश रावत जी गोविंद सिंह कुंजवाल जी को केवल एक मोहरे की तरह हमेशा इस्तेमाल करते रहे। उनको स्पीकर बनाने के पीछे भी इनका उद्देश्य यही था और आज भी वो कांग्रेस के एक एजेंट की तरीके से उन्होंने भूमिका अदा की। लिहाजा उनके इस चरित्र पर सवाल उठेगा ही और जिस बिल को सरकार द्वारा पारित किया गया उसके वैधानिकता पे भी प्रश्न उठेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि लीगल मैंडेट इस विनियोग विधेयक को हाउस का नहीं मिला, यह गलत है और इसमें महामहिम राज्यपाल के चौखट पे जाकर के निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल के सामने हम इस संवैधानिक मशीनरी का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको हम अवश्य उठाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हरीश रावत जी ने इस दौर में, जैसा कि मेरे बड़े भाई लखेड़ा जी ने कहा, मैं बीजेपी में होते हुए भी हम पार्टियों में कहीं पर भी हो लेकिन राज्य हमारा सरोकार है। मैं भी यह मानता था कि हरीश रावत जी जैसा मुख्यमंत्री आएगा कुछ नेक नियति देखने को मिलेगी, लेकिन हरीश रावत जी ने अपने आप को लाउड एंड हॉलो साबित किया। उन्होंने यह साबित किया कि वो बोलते कुछ करते कुछ है, वो दिखाने की कुछ कोशिश करते, वास्तविकता उनका चरित्र कुछ और है। उन्होंने इस राज्य के नौजवानों के साथ, यहां के गांव वालों के साथ, यहां के पहाड़ के लोगों के साथ, यहां के आम जन के साथ केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम किया। वो कहते गार्ड, गदेरा, घराट, गौ, गंगा, गौशाला, गोबर। आपने पहले भी जिक्र किया, मुन्ना सिंह जी आपने पहले भी जिक्र किया। हम लखेड़ा साहब के पास जाना चाहते हैं, हम लखेड़ा साहब के पास जाना चाहते हैं, लेकिन संजय अपनी कुछ बात रखना चाह रहे थे। संजय जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? हमें वो कहते हैं, ठीक है संजय जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? राजीव जी, हाँ हमारे मुन्ना जी आ रहे हैं, इन बातों का जिक्र आप कर चुके हैं। संजय जी आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। उन्होंने कहा वो हमसे कहते हैं हिटो पहाड़ और खुद 12 फ्लैट बनाएंगे नोएडा में। ये हरीश रावत जी का असली चेहरा, असली चरित्र उत्तराखंड के जनता के सामने आ गया। संजय देखिए सबसे बड़ी चीज आज ये है, सुबह से बजट, हर विभाग का बजट आता है, सारा बजट एकदम सबके सहमति से पास होता है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के स्थगन की घोषणा करते हैं। अब विधानसभा के स्थगन की घोषणा करने के बाद अगर कोई भी सदन में लोग ये डिमांड करते हैं कि अब प्रूफ किया जाए, तो जब मुन्ना सिंह चौहान जी बताएं, हो सकता है हम लोगों को अल्प ज्ञान हो कि सदन के स्थगन के बाद कौन सा ऐसा मांग होती है जिसे माना जा सकता है। नहीं सर, मैं राजीव जी, मैं अपने मित्र संजय जी की बात से पूरी तरह असहमत हूं। ये थोड़ा सा जरा आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर लें। मत विभाजन की मांग, डिवीजन की मांग उस समय की गई जब सदन स्थगित नहीं था, लेकिन स्पीकर ने डिवीजन अलाउ नहीं किया। मैं अध्यक्ष की निष्पक्षता पर इसलिए सवाल खड़े कर रहा हूं कि जब हाउस सेशन में था, जब हाउस सिटिंग कर रहा था, उस समय सदन के अंदर मत विभाजन की मांग हुई और स्पीकर ने ढींगा मुश्ती करते हुए मत विभाजन की मांग को अस्वीकार करके उस पे वॉइस वोट कराया और हाउस को स्थगित कर दिया। लेकिन राजीव जी, मत विभाजन की मांग के बाद जो विपक्ष है, विपक्ष ने उतना हो हल्ला नहीं किया, विपक्ष शांत होकर चला गया। सत्ता पक्ष के लोगों विभाजन के लिए हो हल्ला की जरूरत नहीं होती। मत विभाजन तो एक सदस्य करता है, हाथ उठा करके। मत विभाजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा मत विभाजन की मांग करना पर्याप्त होता है। लेकिन जब उसको हम जरा लखेड़ा साहब के तजुर्बे से समझ लें। लखेड़ा साहब ये समझाइए जरा कि इस वक्त राजनीति में हरीश रावत किस चुनौती का सामना कर रहे हैं? आज की घटना के बाद से उनके और उनकी सरकार के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं अब उत्तराखंड में? करेंगे क्या अब वो?
बिल्कुल। देखिए, मैं दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं हमारे भाई चौहान जी जी लखेड़ा साहब बोलिए, हम सुन रहे हैं। ये आवाज़ थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। जी जी लखेड़ा साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, अच्छा, मैं एक तो सदन में जो मुझे हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो चीज़ें बताई, एक सेकंड जी, एक सेकंड, आवाज़ वापस लौट रही है, गूंज रही है, वापस लौट रही है। मैं 25 साल से भारत की संसद में बैठता हूँ जी। और मैंने ये अगर हुआ है कि हंगामे के बीच में बजट पास नहीं होता है, अगर डिवीजन की डिमांड की गई है, चाहे वो सत्ता पक्ष के डिसिडेंट हो या विपक्ष के डिसिडेंट हो, अगर डिवीजन की डिमांड की गई है तो मुझे लग रहा है ये स्पीकर का दायित्व है कि वो डिवीजन को, विभाजन को, सदन में विभाजन को, वोटिंग को अलाउ करें। और ये न्याय के हित में था। अगर ये कांग्रेस के भी हित में था कि कांग्रेस के कुछ लोग डिवीजन में अगर विपक्ष के साथ वोट करते हैं तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उस लॉ के हिसाब से उनकी मेंबरशिप चली जा सकती थी जी। ये एक मौका था सत्ता पक्ष के पास कि वो इस चीज को फोर्स करता, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्पीकर साहब जो मिस्टर कुंजवाल हैं, उन्होंने जो मर्यादा का उल्लंघन किया, उन्होंने एज ए स्पीकर सरकार को बचाने में भूमिका निभाई। उनको ये नहीं पता स्पीकर साहब को कि उनके ऊपर, उनको भी कोई देख रहा है, उनके ऊपर एक संविधान है, वो स्पीकर साहब संविधान से ऊपर नहीं है। स्पीकर साहब के ऊपर भारत का संविधान लागू होता है, संसद लागू होती है, देश का संविधान लागू होता है। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दूसरी बात, आपको जो सवाल था कि आज के जो हालात है उसमें हरीश रावत जी की सरकार के सामने कौन से चुनौतियां सामने आने वाली हैं, मैं इन दोनों चीजों के बारे में ये कहना चाहता हूं कि हरीश रावत इन सारी चुनौतियों पर आंख मूंद करके, हमारे पहाड़ में एक कहावत है या सारे देश में कहावत है कि जो बाघ जो है आपको बकरी को खाने आ गया और बकरी ने आंखें बंद कर दी, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाघ बकरी को छोड़ देगा। हरीश रावत जी ने बड़े चातुर्य होते हुए, बड़े समझदार राजनेता होते हुए भी उनको ये पता नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। पक्षपातपूर्ण ढंग से वो काम कर रहे थे। सारे बिल्डर, सारा माफिया, मुझे बताया गया कि पुणे के, बंबई के सारे बिल्डर, लैंड लॉज का उन्होंने उल्लंघन किया। पूरे पहाड़ में जनता उनके खिलाफ है कि पूरे देश के बिल्डर उत्तराखंड में अपना भविष्य बनाने के लिए क्यों जा रहे हैं, कौन उन मकानों को खरीदेगा। उनके एक जो चीफ सेक्रेटरी है जो उन्होंने अपने साथ दोबारा रखे हुए हैं, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन्हीं की डिमांड थी जब वो चीफ सेक्रेटरी हरीश रावत के साथ थे कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी चीफ सेक्रेटरी है। आज वो भ्रष्टाचारी जो चीफ सेक्रेटरी है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बैठे हुए हैं। ये कौन सा वो रंग बदल रहे हैं। ये जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके खिलाफ गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको वो अपने साथ लेके घूमते हैं, बगल में बिठाते हैं। तो हरीश रावत जी की छवि पर अगर बदनुमा दाग लग गया है और उनकी पार्टी के भीतर जो विद्रोह हुआ है, वो सबसे बड़ा कारण यह है कि कई तरह के स्कैंडल और घोटाले और भूमि घोटाले और बेनामी भूमि घोटाले, ये पूरे उत्तराखंड में घर घर में लोग जुबान पर बोल रहे हैं। ठीक है सर। घर घर में छोटे छोटे प्लॉट देहरादून में आज कॉमन मैन की, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ये कौन उनको खरीद रहा है? ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लखेड़ा साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव महर्षि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बनाया गया था कि पहाड़ी लोगों की, ठीक है सर। राजीव महर्षि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम इंतजार कर रहे थे काफी देर से, हम उनसे टिप्पणी ले लें। लखेड़ा साहब, राजीव जी आवाज आ रही है आपको हमारी? नमस्कार जी नमस्कार। राजीव जी, ये तो वही हुआ जिसका डर था, दावे कुछ और हो रहे थे लेकिन आप लोग भांप नहीं पाए कि क्या स्थिति थी आपके पार्टी के भीतर, आपके कैबिनेट के भीतर? नहीं, देखिए, अगर आप मैं संवैधानिक तरीके से आपको समझाऊं, हालांकि आपके साथ बहुत विद्वान लोग वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अगर आपको संवैधानिक तरीके से समझाऊं तो समझाने का प्रयास करूं तो उसमें निश्चित तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि बजट पास हो चुका है, बजट पारित हो चुका है, तो बजट
पारित होने के बाद अगर कोई कार्रवाई कुछ भी होती है, मान लीजिए कोई हल्ला होता है या कोई हंगामा होता है या कोई मत विभाजन की डिमांड होती है, वो लीगल है। वो लीगल तभी मानी जाएगी जब वो बजट पारित होने से मुन्ना सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि जब मुन्ना सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि जब मत विभाजन की डिमांड की गई उस वक्त सेशन चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी। आप कह रहे हैं कि जब सेशन स्थगित हो गया उसके बाद मत विभाजन की डिमांड की गई है, तो इन दोनों बातों में ही फर्क सामने है। हाँ, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यदि बजट पारित हो चुका है तो मत विभाजन की आवश्यकता नहीं है ना। आप बीजेपी ने बेवजह का हंगामा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। आप बताइए यदि बजट फेल हो जाता तो हम समझते मत विभाजन की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि बजट पास हो चुका है, बजट पारित हो चुका है, निश्चित तौर पर मत विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बजट पारित होने का मतलब ही है कि सरकार मेजोरिटी में। तो इसलिए ये रिकॉर्ड में कोई कार्रवाई नहीं है जो भी इन्होंने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया है, हाउस की किसी भी रिकॉर्ड में ये नहीं है। उसके बाद हाउस जो है स्थगित हो चुका है। मुन्ना जी आएंगे, हम आपके पास उन्हें कह लेने दीजिए। मुन्ना जी हम लौटेंगे आपके पास, इनकी बातों का जवाब लेंगे। जी महर्षि साहब पूरा करें। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बेवजह का हंगामा यहाँ खड़ा किया है और एक प्रयास किया है जो है। महर्षि साहब, भारतीय जनता पार्टी का बेवजह का हंगामा तो समझ में भी आता है। कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने महर्षि जी भारतीय जनता पार्टी का बेवजह का हंगामा तो समझ में भी आता है, लेकिन सर हरक सिंह रावत का बीजेपी जिंदाबाद कहना समझ नहीं आता। कहां चूक हो गई आप लोगों से? नहीं, हरक सिंह रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नहीं कहा है। नहीं कहा है। नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हो सकता है कांग्रेस के कुछ नेताओं के पक्ष में नारे लगाए हों, लेकिन हरक सिंह रावत जी ने अपने मुंह से कोई नारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं लगाया है। इसी प्रकार से कांग्रेस के किसी भी विधायक ने या मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात नहीं करी है। ये उन्होंने कांग्रेस मुर्दाबाद कहा है। इसको समझना, इसमें बहुत लंबे डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं। यदि बजट पारित हो चुका है तो सरकार मेजोरिटी में है और उसके बाद की कोई भी कार्रवाई, सदन स्थगित होने के बाद की कोई भी कार्रवाई जो है वो इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली श्रेणी में खड़ी होती हो? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं है। अभी ऐसा कोई नहीं। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। हमारी हाईकमान नहीं राजीव जी, हरक सिंह रावत ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। नहीं, उन्होंने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। ये भी गलत है, ये आरोप भी गलत है। उन्होंने कांग्रेस मुर्दाबाद के कोई नारे नहीं लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद के भी कोई नारे नहीं लगाए। किसी भी कांग्रेस के विधायक या नेता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई नारा नहीं लगाया। हमने स्वयं उसको देखा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भ्रामक प्रचार है। संजय चाहते हैं किसी भी तरीके से उनकी सब, क्योंकि आप देखिए पिछले 4 दिन का जो डेवलपमेंट है। ठीक है संजय, हम जरा राजीव जी रहिए, हमारे साथ रहिए। राजीव जी रहिए, हम जरा इस पर टिप्पणी ले लें, स्थिति थोड़ा दर्शकों के लिए साफ हो जाए। संजय, राजीव महर्षि तो इनकार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हरक सिंह रावत ने कोई कांग्रेस मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, कोई बीजेपी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। राजीव जी जरा महर्षि जी से 2-3 प्रश्न कीजिए। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि भाजपा ने विरोध किया। भाजपा ने विरोध कहां किया? वहां तो हरक सिंह रावत एंड पार्टी ने विरोध किया। एक दूसरा, ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। वहां पे फुटेज है जो बोलेंगी, अभी तो नहीं बोल पा रही है, बोलेंगी। तीसरा, एक नया डेवलपमेंट है, भाजपा उन कांग्रेसी विरोधी विधायकों को लेके गवर्नर हाउस कूच कर चुकी है। इनसे पूछिए उसका क्या जवाब देंगे। पूरी भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता कांग्रेसी विरोधी विधायकों को लेके गवर्नर क्या जा चुके हैं। राजीव जी जवाब दीजिए, जानकारी है कि नहीं इनको? राजीव जी आवाज मिल रही है? हेलो, ये कह रहे हैं कि संकट में नहीं है कांग्रेस, संकट में नहीं है कांग्रेस। प्रश्न ये है कि आप इस बात से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस विरोधी विधायकों को साथ में लेकर राजभवन कूच कर चुकी है। इस बात का क्या जवाब है सर? नहीं, अभी कांग्रेस के किसी विधायक को या किसी मंत्री को हमने उनके साथ जाते हुए नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ आपाधापी में गए जरूर हैं, कहीं हमने देखा है, लेकिन ये भी हमें नहीं पता कि वो राज्यपाल के यहाँ गए हैं या कहाँ गए हैं, क्योंकि ऐसा कहीं
तरीके का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। अच्छा महर्षि साहब, ये तो मानेंगे कि ये समय पार्टी के लिए, सरकार के लिए चुनौती वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कृत्य था वो असंवैधानिक था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है, एंड इट वाज महर्षि साहब, इलीगल, वो इलीगल था। ये जो वक्त है पार्टी और सरकार के लिए वो बहुत चुनौतीपूर्ण है और कुछ नहीं पता कि आने वाले समय में क्या हो। ये स्थिति तो है ना इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में। बजट पारित होने के बाद कोई भी अगर मामला होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बजट पारित होना ही अपने आप में ये साबित कर देता है कि सरकार मेजोरिटी में। मुन्ना सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बजट पारित होना ही ये साबित कर देता है कि साहब बाकी जो कुछ हो रहा है वो असंवैधानिक है। हाँ, मैंने सुन लिया। मैंने सुन लिया है। एक बात जोड़ना, बस लखेड़ा साहब आ रहे हैं, मुन्ना जी की टिप्पणी लेकर आ रहे हैं। मित्र हैं। मैं जरा महर्षि जी से यह पूछना चाहता हूं, बजट पारित करना, यदि स्पीकर अपने चैम्बर में कह देंगे कि मैंने बजट पारित करा हुआ मान लिया, तो हम थोड़ा ना मान लेंगे। महर्षि जी की परिभाषा में बजट पारित करना क्या होता है? बजट पारित करना होता है पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। यदि पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इज विशिएटेड, यदि उसमें वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ, तो जैसा लखेड़ा साहब ने कहा, स्पीकर इज नॉट अबव कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर इज नॉट अबव द बिजनेस रूल्स ऑफ द बिजनेस। स्पीकर जो पावर ड्रॉ करते हो हाउस से करते हैं। ही इज नॉट अ मास्टर ऑफ द हाउस, ही इज सर्वेंट ऑफ द हाउस। इस गलतफहमी को कांग्रेस के मित्र दूर कर लें कि उनके हाथ में कोई पारस का पत्थर नहीं है स्पीकर नाम का, कि अपने चैम्बर में बैठ करके अपनी कुर्सी में बैठ के कहते मैंने पास करा हुआ मान लिया। ही इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ द बिजनेस। और हाउस के बारे में कहा जाता है, हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। हाउस एक ऐसी चीज है कि कुर्सी को, चेयर को जो पावर दी जाती है वो हाउस से ड्रॉ करता है। हाउस चाहे तो अपने पावर्स को विड्रॉ कर ले, और स्पीकर ने जैसा कृत्य किया उस कृत्य के सामने यह विनियोग विधेयक पास करा हुआ नहीं माना जा सकता, इसको चुनौती दी जा सकती है। महर्षि जी जब अपना रिकॉर्ड ठीक कर लें तो आप लोग चुनौती देंगे या नहीं देंगे सर? अब ये भी बता दीजिए, प्रोसीडिंग के ट्रांजैक्शन चुनौती देंगे आने वाले दिनों में या नहीं देंगे? जी, चुनौती देंगे या नहीं देंगे? निश्चित रूप से हम तो चुनौती पूरी प्रोसीडिंग को दे रहे हैं। मैंने तो शुरुआत इस बात से की है कि स्पीकर डिड नॉट कंडक्ट इन इम्पार्शियल मैनर। स्पीकर कंडक्टेड द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस इन अ वेरी पार्शियल मैनर, देयरफॉर हिज कंडक्ट इज क्वेश्चनेबल। राजीव जी, और मत विभाजन का अवसर न दे करके निश्चित रूप से उन्होंने सदस्यों के अधिकारों का हनन किया। राजीव जी, महर्षि जी से जरा एक प्रश्न कीजिए। अगर मान लीजिए किसी तरह हरीश राव सरकार बच गई, कांग्रेस सरकार बच गई, तो जिन्होंने खुलेआम आज सदन में जो किया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग? महर्षि जी इस वक्त फोन लाइन पर है नहीं। हम ये सवाल जरा लखेड़ा साहब के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जो सियासी परिदृश्य है वो बड़ा दिलचस्प है। उत्तराखंड के भीतर कई तरह की खबरें आ रही हैं। सत्ता पक्ष के अपने आरोप हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं। खबर यह भी आ रही है संजय, जो आप हमें बता रहे हैं कि राजभवन की तरफ कूच किया है बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने, और कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं, जो बागी विधायक हैं। हालांकि राजीव महर्षि जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे वो इस बात का खंडन कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साहब कि बीजेपी इस तरह की बात फैला रही है, लेकिन अभी हमने नहीं देखा। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि सदन में हरक सिंह रावत ने कोई नारे नहीं लगाए, उन्होंने कांग्रेस मुर्दाबाद नहीं कहा। जो वीडियो फुटेज सामने आएगा इससे इस बात का पता लगेगा। लेकिन हरक सिंह रावत ने अगर कहा और जो सियासी चरित्र सामने आया, तो कांग्रेस अब क्या रुख अपनाएगी हरक सिंह रावत को लेकर? कैबिनेट में रखेगी, पार्टी में रखेगी, या उससे उन्हें बाहर करेगी? और उत्तराखंड इस वक्त किस दिलचस्प सियासी मोड़ पर खड़ा हुआ है? भविष्य की सियासत इससे किस तरह से करवट लेती दिखाई दे रही है? लखेड़ा साहब इस पर कुछ रोशनी डालिए सर। जी, एक तो देखिए मैं जो आधे घंटे से जितने भी महानुभाव हैं, हमारे मित्र लोग हैं, उनकी बात सुन रहा हूँ जी, और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, और जो मैं वहाँ की चीज़ों को समझ सकता हूँ और समझता हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हरीश रावत जी की सरकार, अगर उनकी पार्टी के कुछ विधायक राज्यपाल के से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ गए हैं, तो माननीय हरीश रावत जी की जो सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। और एक अल्पमत सरकार बहुमत में है या नहीं है, इसका फैसला
राज्यपाल के ऑफिस में नहीं होना है। इसका फैसला स्पीकर के मौजूदगी में विधानसभा में करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बम्बई केस में। जी, फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा सर। तमाम तरह के विधानसभा में इस तरह के झगड़े फसाद हुए हैं, स्पीकर पर आरोप लगे हैं, स्पीकर पहले भी आरोप लगे हैं कि स्पीकर पार्शियल हैं। मुझे लग रहा है कि गेंद जो है इस समय राज्यपाल के पाले में जा चुकी है। हरीश रावत जी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है और अब राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करके स्पीकर को निर्देश दे या स्पीकर को उनको लगता है कि स्पीकर पार्शियल इम्पार्शियल हैं, स्पीकर जो है पक्षपात कर रहे हैं, तो वो नए स्पीकर के चयन के लिए राजनीतिक पार्टियों से आग्रह कर सकते हैं कि नए स्पीकर का चुनाव किया जाए, क्योंकि मौजूदा स्पीकर पर दाग लग चुका है। मौजूदा स्पीकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और मौजूदा स्पीकर पर अगर सदन चूंकि जैसे कि अभी जो डिस्कशन में सामने आया है कि उन्होंने बजट को हंगामे के साथ पास किया और जब डिवीजन की मांग की गई तो उन्होंने उसको अनसुना कर दिया और इससे जो उन्होंने कांग्रेस के खेमे को जो सत्ता लूज कर रहा था, सत्ता जिसके हाथ से जा रही थी, उसको फायदा पहुंचाया। ये आज जो जमाना है, आज जमाना टेलीविजन पे सब देख रहा है, सूचना क्रांति का दौर है, कोई चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। जी, मेरा ये मानना है कि हरीश रावत जी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसका फैसला होगा, लेकिन ऐसी हालत में कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार बनेगी, वो कठपुतली सरकार होगी, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जी, इसका एक ही रास्ता है कि विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराए जाएं। और अगर इन्होंने कोई कठपुतली सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के दामन पर आरोप लगाया कि लगेगा ऐसा आरोप कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राज्यपाल के पद का इस्तेमाल करके। ठीक है, लखेड़ा साहब, संजय कुछ कहना चाहते हैं? जो वो सरकार बनाए, संजय कुछ कहना चाहते हैं? संजय की बात हम सुन ले, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। संजय एक लास्ट कमेंट करिए। लोग हैं जी, संजय एक लास्ट कमेंट करिए प्लीज। जी राजीव जी, जो समीकरण है उस समीकरण बता रहा है कि कहीं से भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भाजपा को सरकार बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो कांग्रेस के 36 की संख्या है, 2/3 की लोग चाहिए और वह स्थिति कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के विरोधियों के पास नहीं है। ऐसे में केवल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो ये लोग अगर गवर्नर के पास गए हैं, हो सकता है, जो हमारा अपना अनुभव कहता है कि अगर ये जाएंगे और ये दिखाएंगे कि कांग्रेस अल्पमत में है, तो हो सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के उसके अंडर में चुनाव कराया जा सकता है। इसका ये मुन्ना सिंह चौहान जी कायदे से बता सकते हैं इस विषय में। लेकिन समय सर बहुत कम है, समय बहुत कम है। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए। मुन्ना जी, आगे हम जुड़ेंगे आपके साथ। सर, आगे हम जुड़ेंगे आपके साथ। समय बहुत कम है, कार्यक्रम को यही हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन उत्तराखंड की सियासत की जो तस्वीर है वो भी बड़ी दिलचस्प है। अंदाजा नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा। कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। प्राइम न्यूज की खबर लगातार इस सियासी उठापटक पर है और जो भी अपडेट होगा वो हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।